जय गुरुदेव साथियों। श्री कृपा एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम हिंदी की दूसरी वीडियो लेके आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आज हम कुछ प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे देखिए। जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे जो शब्द आपको दिख रहा है, जैसे अ है, उ है, ए है, या है, आपको ऐसा कौन सा स्वर यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्वर नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे देखिए अ जो देखा जाए तो अ भी स्वर में आता है, क्योंकि पहला ही स्वर जो है वो अ है। उ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ये तीनों स्वर आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए या, क्योंकि ये व्यंजन है, अगर यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो इसका आंसर डी रहेगा, जो कि स्वर नहीं है, क्योंकि 11 स्वर होते हैं, उसमें अ भी आता है, उ भी आता है और ए भी आता है। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी वाला जो है ये व्यंजन में माना गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग नहीं है? टवर्ग मतलब जो टवर्ग के बीच आने वाले 5 वर्ण है वो नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टवर्ग के बीच ठ भी आता है, ड भी आता है, अण भी आता है। तो यहाँ पे देखा जाए टवर्ग के जो 5 वर्ण, 3 वर्ण तो हमें यही दिखाई दे रहे हैं। जो जो घ है, घ टवर्ग के बीच नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि जो टवर्ग के बीच नहीं आता। आइए हम जो है क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऐसे कौन से शब्द हैं जिसका उच्चारण हमारे कंठ से किया जाता है? अगर इसकी बात की जाए, अगर क ख है, य र है, झ च और झ है, ट और ण है, तो ऐसा यहाँ पे कौन सी, जिसका जैसे क की मैं बात करूं, क का जो उच्चारण है उसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। ख का हमारा उच्चारण स्थान कंठ है। य और र की अगर मैं बात करूं, र कहां से है? र हमारा जो है गूंजने वाला शब्द है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे तालु के साथ भी टच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि क और ख ये दोनों ध्वनियां जो है वो हमारे कंठ से निकलती हैं। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, अगर मैं बात करूं, ग या घ यह भी नहीं है। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जो मूर्धा, जो फेंके हुए शब्द जो होते हैं, ड और ड़, फेंके हुए शब्द जो है ऑप्शन सी वाले, जो कि फेंके हुए शब्द हमें महसूस होते हैं, इसलिए चौथे का ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण, तो अल्प का मतलब थोड़ा होता है। तो अल्प प्राण की बात की जाए, यहाँ पे ऑप्शन ए में अ और आ है, बी में क और घ है, सी में थ और ध है, और डी में प और भ है। अगर अल्प प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण वाले वर्ण क्या कौन से होते हैं? क और ग अल्प प्राण वाले वर्ण होते हैं। आइए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य का मतलब सीधी बात है, नासिक्य का मतलब नाक होता है, और नाक से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे अगर बात की श की बात की जाए तो श जो है वो नाक से नहीं निकलता। घ की बात की, घ से भी नासिका के साथ कोई भी लिंक नहीं है। अगर हम ज की बात करें, ज का भी। अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका, क्योंकि यह अगर मैं बात करूं यह की, तो यह का जो उच्चारण स्थान है वो नासिक्य है, इसलिए निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यह जो है वो नासिक्य व्यंजन है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को साथ में शेयर करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अगर मैं बात करूं ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए जो होता है वो कंठ और तालव्य व्यंजन होते हैं। जो कंठ और तालव्य, क्योंकि ए की अगर मैं बात करूं, ए स्वर में आता है, परंतु इनका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो कंठ और तालव्य रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि ए की बात करूं, नासिका का कोई भी रोल अदा नहीं हो रहा। अगर मैं मूर्धन्य की बात करूं, मूर्धा का भी कोई रोल नहीं है, ए में हमारे होंठों का भी कोई रोल नहीं है, तो यहाँ कंठ और तालु का जो है पूर्ण रूप से रोल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अगर हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की बात करूं, तो अयोगवाह वो होते हैं जो ना की स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो यहाँ पे अ आ की बात की जाए, अ आ स्वर में आते हैं। ई और ई की बात की जाए तो ये भी स्वर में आता है। जैसे लघु ऊ और दीर्घ ऊ की अगर मैं बात करूं, ये भी स्वर में आता है। अंग और अह जो ना की स्वर है और ना ही व्यंजन, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो होते हैं अंग और अह। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन मतलब दो व्यंजन इकट्ठे आ रहे हैं। तो यहाँ पे किस किस की बात करूं, अगर पुणे की बात करूं इसमें भी द्वित्व व्यंजन नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, दिल्ली और उत्साह की बात करूं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, बट इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो द्वित्व व्यंजन है वो है दिल्ली वाले। अगर दिल्ली की बात करूं तो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। एक मैं चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जिस शब्दों में संघर्ष किया जाता है, जैसे तीनों स की अगर बात करूं तो तीनों स में जो है श, स और श आते हैं, और तीनों स के साथ एक व्यंजन जो है वो जो लगता ही लगता है वो है ह। अगर इनकी बात कीजिए, क्योंकि इन चारों शब्दों को बोलने के लिए संघर्ष किया जाता है, तो यहाँ पे प्रकंपी ये भी नहीं होगा, स्पर्शी स्पर्श करने वाले भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संघर्ष के साथ बोले जाते हैं वो तीनों ये चार शब्द हैं जो कि संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो संघर्षी वाले जो शब्द आएंगे वो आएंगे श, श, स, हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, जो कि नई नई विकसित ध्वनियां होती हैं। अगर ऊ और ऊ की बात करूं ये भी नहीं है, तो ख और ग इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। जो नवीन विकसित ध्वनियां होती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो ग, ख और घ जो है वो नवीन विकसित ध्वनियां है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये याद रखनी पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण, अगर घोष वर्ण की अगर मैं बात करूं तो ख की अगर मैं बात करूं तो ख घोष वर्ण में नहीं आता। घोष वर्ण क्या होता है, घोष का मतलब होता है गूंजना या कंपन। तो यहाँ पे ख में कोई भी कंपन नहीं है, च में कंपन नहीं है, म अगर म या थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, परंतु जो घोष वर्ण की बात की जाए तो वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि म शब्द जो है वो गूंज के आने वाला शब्द है, इसलिए घोष वर्ण जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण, इसके बारे में जानेंगे। तो अमानक वर्ण और घोष वर्ण जो है दोनों ही म होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही इसका रहेगा, क्योंकि अमानक वर्ण जो है वो म को ही माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ख, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं संस्कृत की बात की, क्योंकि संस्कृत में जो है वो तत्सम शब्द चलते हैं, तो तत्सम में जो होता है वो ख, घ, ज, फ नहीं आता। अरबी की अगर मैं भाषा करूं तो अरबी में आंग्ल भाषा के और फारसी भाषा के उपसर्ग, क्योंकि इसको विदेशी भाषा के उपसर्ग बोले गए हैं, और ख, घ, ज, फ ये विदेशी भाषा के ही उपसर्ग होते हैं। तो विदेशी भाषा में, खास करके विदेशी भाषा में आंग्ल भाषा भी आती है और फारसी और अरबी भी आती है। तो यहाँ पे अंग्रेजी है और अरबी दोनों ऑप्शन दिए। यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन होने वाली शब्द है। आप यहाँ पे देखेंगे कि फ, जो फ वर्ण है, फ के नीचे एक बिंदी लग रही है, और ये फ की बिंदी सिर्फ फारसी भाषा में ही लगती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अरबी और फारसी, क, घ, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं, अरबी या फारसी भाषा की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णों की संख्या कितनी है। अगर मैं हिंदी वर्णों की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं बात करूं स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोग बाहर जोड़े संयुक्त संग व्यंजन भी जोड़े, तो जो पूर्ण जो आएगी वर्णों की संख्या वो आएगी 52। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो 52 है। अगर वर्णों की संख्या सिर्फ पूछी जाएगी या स्वर और व्यंजन, तो कितने आएंगे, 44 ये आएंगे। अगर मूलतः वर्णों की, अगर कुल वर्णों की बात की जाएगी तो 52 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो क्ष ध्वनि की अगर मैं बात करूं तो क्ष ध्वनि मूल स्वर में नहीं आएगी, क्योंकि वो घोष वर्ण, मैंने जैसे आपको पहले घोष गूंजने वाले होते हैं, तालव्य भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि क्ष ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जैसे आप क्ष लिख रहे हैं तो किस वर्ण के बाद आएगा। जैसे आप क्ष शब्द बोलिए, तो क्ष शब्द बोलने के लिए सबसे पहला कौन सा शब्द हमारे मुंह में आ रहा है। श आ रहा है, नहीं आ रहा। त्र आ रहा है, नहीं आ रहा। ज्ञ आ रहा है, नहीं आ रहा। कौन सा आ रहा है, क आ रहा है। तो क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। अगर मैं ज्ञ शब्द की बात करूं तो ज, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक ज पूरा है और एक आधा है।
नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको ये दोनों सही लग रहे होंगे, परंतु ज्ञ की बात की जाएगी, यहाँ पे आधा जोर य जब आएगा तो ज्ञ बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? आधा जोर य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा होता है? घोष मैंने आपको बताया कि घोष वर्ण जो है जिसमें गूंज होती है, अघोष वर्ण में नॉर्मल सी बात है गूंज नहीं होगी। तो यहाँ पे अ की बात करेंगे तो अ में हमारी गूंज आ रही है। ज और झ की बात करेंगे तो उसमें भी गूंज आ रही है, ह उसमें भी गूंज है, स बोलिए। अगर आप स का उच्चारण करेंगे तो उसमें गूंज नहीं आ रही, इसलिए जिसमें गूंज नहीं, घोष में गूंज होती है और अघोष में गूंजन नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसे आप ही घ का उच्चारण करेंगे तो घ का उच्चारण मूर्धा से तो नहीं हो ही नहीं सकता। कंठ, तालु या दंत, जैसे मैं दंत की बात करूं, दंत में कौन सा, जहां पे शब्द को बोलते हुए हमारे दंतों के साथ, हमारे दांतों के साथ अगर जीवा टच करे तब जो है दंत से आता है। अगर तालु के साथ जीवा करे तालु, तो यहाँ घ का उच्चारण हमारे सीधे कंठ से ही हवा निकल रही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। घ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अगर मैं संयुक्त व्यंजन की अगर बात करूं तो ड भी नहीं है। ड कौन सा होता है? फेंके हुए शब्द। ढ और ड भी नहीं है। तो ज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं, उसमें एक व्यंजन ज्ञ भी है। तो 4 व्यंजनों में एक ज्ञ भी है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं है ऐसा कौन सा? जैसे मैं त की बात करूं, त हमारे दांतों के साथ टच होके जो है वो ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये भी दंत्य हुआ। न की बात करो, न भी हमारी जीवा जो है वो हमारे दांतों के साथ टच करती है। द भी हमारे दांतों के साथ टच कर रही है। अगर ट की बात करूं तो ट हमारा तालव्य, तालु के साथ टच कर रहा है, इसलिए जो दंत्य नहीं है वो है ट, क्योंकि ट तो तालु के साथ टच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के, क्योंकि अनुस्वार भी नहीं हो सकता, अनुस्वार तो चिन्ह होता है, अनुस्वार चिन्ह होता है, अयोगवाह भी नहीं हो सकते, अंतस्थ भी नहीं हो सकते। तो अकारात, अकारात शब्द जो है उनके अंत में अ आता है। जब अंत में अ आएगा तो उसे अकारात बोला जाएगा, इसलिए 23 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? अगर क्ष वर्ण की बात करूं, क्योंकि श की आवाज आ रही है लास्ट में, श यहां पे भी है और श यहां पे भी है, श यहां पे भी है, बट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क धन श, ये बनता है क्ष। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पे अगर देखा जाए 10, 10 कब आएंगे? जब लिपि के बारे में पूछा जाएगा, चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों में कुल कितने चिन्ह हैं? वो तो 10 है, क्योंकि वो 10 है, क्योंकि अगर मैं अ की बात करूं, अ का अपना कोई भी लिपि चिन्ह नहीं है। अगर मैं आ की बात करूं तो आ का अपना लिपि चिन्ह है, जो ये डंडा जो लग रहा है। ई की अगर मैं बात करूं, छोटे ई की भी है, बड़े ई की भी है, ऊ का भी है, छोटे ऊ का भी है, बड़े ऊ का भी है, ऊ के भी अपने लिपि चिन्ह हैं, परंतु अ नहीं है। तब दर्शाएगा जब लिपि चिन्हों के बारे में पूछा जाएगा, परंतु यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद, जय गुरुदेव।